बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्कशन। और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम अभी तक उसकी डेफिनेशन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएफ, सीडीएफ, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने एक टाइप ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और उससे एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमने देखी थी। और आर के अंदर भी उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसके फंक्शंस को, उसके रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करने के लिए, उसके क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने के लिए, वो हम स्टडी कर चुके हैं। टुडे हम नेक्स्ट अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक जो है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि टाइप ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि ये बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनास हैं, नेचुरल डेटा सेट्स हैं, नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड डेटा सेट्स हैं, लाइक हाइट ऑफ पीपल, वेट, उनके ब्लड प्रेशर वगैरह। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट फिट्स ऑन टू दीज डेटा सेट्स क्वाइट वेल। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिनोमेनास हैं, लाइक आप मॉडलिंग शायद मशीन लर्निंग में पढ़ रहे हो, जैसे लीनियर रिग्रेशन है। तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ द रेजिड्यूज जो हमें मिलते हैं आफ्टर अ फिट, सो उसके अंदर भी लेट्स से अंडरलाइंग यही है कि दी that it is normally distributed। ये इस तरह के केसेस बहुत सारे मॉडलिंग के केसेस के अंदर जो है ये चीज़ आपको जो है वो मिलेगी। सो इस लिहाज से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है इन द स्टडी ऑफ probability, stats, data science, etc. नेक्स्ट एक और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो है समथिंग विच इज़ नोन एज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन इट्सेल्फ जो है वो नॉर्मल ना हो, लाइक फॉर इंस्टेंस लेट्स से वो एक्सपोनेंशियल है या यूनिफॉर्म है, लेकिन जो उसके रैंडम वेरिएबल्स हैं, अगर हम उसके रैंडम वेरिएबल्स की सम लेते हैं या एवरेजेस लेते हैं, तो उस जो सम्स या एवरेजेस जो आपने रैंडम वेरिएबल्स के लिए, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उन सम्स या एवरेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, चाहे वेरिएबल जो है रैंडम वेरिएबल अंडर डिस्कशन एक्सपोनेंशियल है, लेकिन उसके सम्स या एवरेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो नॉर्मल होगी। सो ये एक बिहेवियर है अंडर सूटेबल कंडीशंस, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सूटेबल कंडीशन। तो ये एक बिहेवियर है जो कि तकरीबन तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो शो करती हैं। और ये जो बिहेवियर है, वेल डॉक्यूमेंटेड बिहेवियर, इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी कहते हैं। लेकिन इसको हम आई थिंक सब्सिक्वेंटली जो है बाद में अपने नेक्स्ट चैप्टर में होपफुली ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ सो सिग्निफिकेंट या सो इम्पोर्टेंट इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। साथ ही साथ इसी
डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है और बेल कर्व के नाम से भी ये जानी जाती है बिकॉज ये बेल शेप्ड जो है वो आपकी इसकी शेप होती है, तो इस वजह से इसको बेल कर्व भी जो है वो कहा जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की और नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स की। सो फॉर्मल डेफिनेशन में कॉन्टीन्यूस जो है रैंडम वेरिएबल, लेट्स से हमने उसको x से डिनोट किया है, उसको हम ये कहते हैं कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज़ नॉर्मल विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा, और म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, सिग्मा स्क्वायर हम यूज़ करते हैं वेरिएंस के लिए। सो उसके पैरामीटर्स, उसके पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो है म्यू और सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर हैं, हम ये कहेंगे कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर पीडीएफ जो है उसकी, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो इज़ गवर्न्ड बाय दिस फार्मूला f of x with the parameters mu and sigma is equal to 1 over square root of 2 pi sigma e raised to power minus x minus mu whole square divided by 2 sigma square। और इसमें mu जो है, mu is a value that can be between minus infinity to plus infinity, while sigma would always be greater than 0। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, और जो म्यू है इट कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन माइनस एंड प्लस इन्फिनिटी। और जो फंक्शन है, फंक्शन उसका जो फार्मूला है पीडीएफ का वो ये बनता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फार्मूला। और x की वैल्यूज़ जो आपकी आती हैं अल्टीमेटली, जो x की वैल्यूज़ जो आप ले सकते हैं, f of x की वैल्यूज़ तो जो भी आएंगी, x की वैल्यूज़ जो आप इसके अंदर ले सकते हैं दे कैन बी बिटवीन माइनस एंड प्लस इन्फिनिटी। सो हमने जब भी डिफ़ाइन किया था कि एक पीडीएफ, एक फ़ंक्शन जो है वैलिड पीडीएफ कब होता है, दो कंडीशंस को डिफ़ाइन की थी। एक तो ये कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर हम उसको इंटीग्रेट करें एफ ऑफ एक्स को, तो इट शुड बी इक्वल टू 1, राइट। सो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 यहाँ पे साफ पता चल रहा है, क्योंकि this e raised to power minus anything would be greater than 0, under root 2 pi is greater than 0, sigma is greater than 0, so f of x would be always be greater than or equal to 0। जबकि ये जो है कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फार्मूला को इंटीग्रेट करना वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, काफ़ी मुश्किल कैलकुलस इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। हाउएवर इट इज़ known, या it is verified कि this is equal to 1। it is in fact the area under this curve would be equal to 1। इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देख लें तो रिप्रेजेंट वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल x को किया जाता है बाय n। द रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल x है, इसको हम n, म्यू और सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। म्यू जो है इट्स ऑल्सो द मीन, और जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो म्यू ही है इसकी, और सिग्मा स्क्वायर जो है बेसिकली वो इसके वेरिएंस है, और सिग्मा जो है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। अब
म्यू और सिग्मा से क्या फ़र्क पड़ता है? म्यू और सिग्मा बेसिकली लेट्स से म्यू के बारे में कहा गया है कि म्यू जो है वो इसका लोकेशन पैरामीटर है। लोकेशन पैरामीटर, लोकेशन पैरामीटर का क्या मतलब है? लोकेशन पैरामीटर का मतलब ये है कि म्यू ये डिसाइड करता है कि ये से इस नंबर लाइन के ऊपर ये जो कर्व है वो किस साइड पे शिफ्ट करेगा। फॉर एग्जांपल म्यू अगर लेट्स से 100 है तो इसका मतलब है कि ये it would be centered around 100. ओके, इसको हम the area the curve would be, इसकी पीक जो है बेल कर्व जो है it would be centered around 100 and it is, अगर ये purely normal distribution है, it will be symmetric on both sides, एक जैसा मिरर इमेज होगा। और ये म्यू जो है ये डिसाइड कर रहा है कि इसका जो सेंटर है वो इस बेल का या इस बेल कर्व का वो किस जगह पे होगा। अगर ये म्यू 120 हो गया तो ये इट विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स द राइट साइड, सेम शेप 120 के अराउंड शिफ्ट हो जाएगी। अगर म्यू जो है लेट्स से 50 है तो यही शेप जो है आइडेंटिकल शेप ये इस साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट्स हाउ दिस लोकेशन पैरामीटर्स डिसाइड्स कि ये किस पॉइंट के अराउंड सेंटर्ड होगा और ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सिमेट्रिक भी होगा यहाँ पे। जबकि जो दूसरा पैरामीटर है सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा, it is called the scaling parameter. Scaling parameter. Scaling parameter जो है basically इसकी लोकेशन को कहीं चेंज नहीं करता, ये सेंटर अराउंड द सेम, अगर म्यू कांस्टेंट रख रहे हैं तो वहीं पे रहता है, ये सिर्फ उसको उसका स्प्रेड चेंज कर देता है। ओके, स्प्रेड चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 100 और ये लेट्स से एक सिग्मा की वैल्यू है। अगर मैं अब म्यू और सिग्मा, म्यू इज़ 100 एंड साथ में सिग्मा, अगर मैं सिग्मा को ज़्यादा कर देता हूँ, ज़्यादा, इफ़ आई इंक्रीज द सिग्मा, ठीक है, जिसको मैं लेट्स से किसी और कलर से शो कर देता हूँ, से ग्रीन ब्लू से। इफ़ आई इंक्रीज सिग्मा तो क्या होगा कि यही मेरा कर्व जो है ये ज़्यादा फैल जाएगा। ओके, रहेगा उसी जगह पे, लेकिन इंक्रीजिंग द सिग्मा इज़ गोइंग टू इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ दिस कर्व। ओके, स्प्रेड ऑफ द कर्व या फिर उसकी वेरिएंस को या उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को ज़्यादा कर देगा। इसका हम कहेंगे स्प्रेड ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब कहेंगे कि इसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ गई है, वेरिएबिलिटी इसकी इंक्रीज हो गई है। ओके, सो म्यू इसका लोकेशन पैरामीटर हुआ और सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा इसका स्केलिंग पैरामीटर हो गया। एक और चीज़ जो है इसमें सिग्निफिकेंट चीज़ जो बताने वाली है कि ये जो म्यू प्लस सिग्मा है, यानी सिग्मा यानी कि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 1 सिग्मा इट मींस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 सिग्मा मींस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, इस तरह से। सो म्यू प्लस सिग्मा जो है बेसिकली ये जो पॉइंट इसके ऊपर बनता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ये कर्व जो डाउनवर्ड जा रहा होता है, यहाँ से ये इसका जो है
कॉन्केविटी जो है बेसिकली इसकी वो चेंज हो रही होती है। सो इसका जो टर्निंग डाउनवर्ड से कर्व जो है वो टर्निंग अपवर्ड शुरू हो जाता है। ये एग्जैक्टली ज़्यादा प्रोनाउंस तो इधर है, जैसे से ये इस तरह से मैं इसको एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बेसिकली इस तरह चाहता कभी नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये टर्निंग डाउनवर्ड है, यहाँ से इसकी कॉन्केविटी चेंज हुई, ये टर्निंग अपवर्ड हो जाता है। सो म्यू प्लस सिग्मा जो है बेसिकली ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो कहलाता है। अगर हमारे पास इसकी जो स्प्रेड है अगर वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे इम्पैक्ट क्या आता है? इम्पैक्ट उससे ये आता है कि जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है उसका लाइक्लीहुड ऑफ हैविंग अ वैल्यू फार अवे फ्रॉम द म्यू, फार्दर फ्रॉम म्यू इंक्रीजेस। इसका मतलब यह है कि एक कोई भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कि म्यू से वो कितनी दूर है। वैसे तो आपको पता है कि इट कैन ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है जो भी कर्व है आपका, लेकिन जो लाइक्लीहुड है कि ये ज़्यादा दूर आपको मिल सकता है कोई भी रैंडम वेरिएबल, वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हमारा स्प्रेड ज़्यादा है तो हमारा लाइक्लीहुड जो है कि वी विल फाइंड अ रैंडम वेरिएबल फर्दर अवे फ्रॉम द मीन, दैट लाइक्लीहुड इंक्रीजेस। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमें दो बेल कर्व्स नज़र आ रहे हैं। जो ब्लू में जो आपको बेल कर्व नज़र आ रहा है डॉट लाइन में, इसका म्यू जो है वो 100 है, यानी कि इसका लोकेशन पैरामीटर या फिर मीन जो है वो 100 है, जबकि इसका स्प्रेड जो सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है। जबकि उसके कंपैरिजन में जो दूसरा है कर्व, द ब्लैक कर्व, उसका म्यू जो है वो 80 है, जबकि इसका सिग्मा जो है वो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, 15 है। ओके, सो आप ये देख रहे हैं कि इसका म्यू और इसका म्यू जो है डिफरेंस होने की वजह से इनके लोकेशन जो है वो चेंज है, लेकिन सिग्मा के चेंज होने की वजह से यहाँ पे सिग्मा कम था, तो ये वाला कर्व जो है ये बड़ा आपको कंप्रेस्ड जो है नज़र आ रहा है। जो अगर सिग्मा कम हो, जितना कम से कम होता जाएगा उतना जो है ये जो कर्व है इसका कंप्रेस होता जाएगा, वाइल अगर सिग्मा ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा ये स्प्रेड जो है आपको इसमें नज़र आएगा। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसका कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, जो कि अगर हमने पीडीएफ जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है बेसिकली वो हमारे पास जो है इट्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स is equal to 1 over square root of 2 pi sigma e raised to power minus x minus mu square e raised to power whole square over 2 sigma square। ओके, सो ये तो था हमारा पीडीएफ जिसमें कि x जो है हमारे पास वो it's between x is greater than minus infinity is less than infinity। Okay, so this formula जो है ये it's difficult, ये इसके ज़रिए से अगर हम इसकी जो मैथमेटिक्स है it becomes very complicated। अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ एन इंटरवल, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व है, ओके, दिस इज़ म्यू और इस तरह इसका एक सिग्मा होगा और ये दो वैल्यूज़ हैं ए और बी की।
राइट। और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि जो रैंडम वेरिएबल x है इट्स बिटवीन x a एंड b, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इट विल बी एन इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, और ये हमारे पास साथ में एफ एक्स जो है वो आ जाता है एफ एक्स डी एक्स। सो प्रॉब्लम ये है कि जो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की टेक्निक्स हैं, standard integration, I'm not talking about numerical techniques. So standard integration की techniques के ज़रिए this formula is not solvable. So इसका जो वर्क अराउंड है वो वर्क अराउंड ये है कि इसी PDF को सिंप्लीफाई किया गया। सिंप्लीफाई इस तरह किया गया कि इसमें म्यू की वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू 1 ले ली गई। अगर ये दो इसमें आप इनपुट्स फिक्स कर देते हैं इसके ऊपर, तो उससे होता क्या है कि द फार्मूला बिकम्स ईजियर, जो कि आपके पास बन जाता है 1/2 पाई सिग्मा, अब आपके पास 1 हो गया, और e raised power minus x square divided by 2. So ये आपके पास f of x 0 1 ये बन गया, राइट। सो ये फार्मूला, इसका मैथमेटिक्स, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो उसके मुकाबले में, यानी कि इट्स डूएबल नाउ। सो इसलिए इन दो इनपुट्स के साथ इन दो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ फिक्स करने से, यानी 0 और 1 करने से, हमारे पास ये जो PDF है हमारा वो सिंप्लीफाई हो जाता है। और उस सिंप्लीफिकेशन की वजह से अब हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। ये पैरामीटर वैल्यूज़ जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दी जाती है, यूज़ की जाती है, तो हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहना शुरू कर देते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी आपके पास टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यूज़ होगी, तो स्टैंडर्ड आपके जहन में जो है ये आ जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउएवर विद द पैरामीटर म्यू इक्वल्स 0 एंड सिग्मा इक्वल्स 1। ठीक, सो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जितने भी टेबल्स हम तो यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह अपने सारे काम में, अपनी सारी चीज़ों की वो निकालने के लिए। और इससे पहले हमेशा टेबल्स यूज़ होते थे, बिकॉज़ कैलकुलेटर्स में भी इस तरह के सारे फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते। तो इससे पहले आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, जिस तरह आप बाइनोमियल के टेबल्स यूज़ करते हैं, इस तरह आप नॉर्मल, या जैसे लॉगरिथमिक टेबल्स यूज़ करते हैं, इस तरह आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी टेबल्स यूज़ करते थे। तो जितनी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स हैं वो मैक्सिमम आपको मिलेंगे सारे के सारे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके, सो एक चीज़ और इसके साथ, जब हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर की, तो अब हम जो इससे एसोसिएटेड रैंडम वेरिएबल बनता है उसको अब हम जनरली, पहले हमने जनरल हमेशा हर रैंडम वेरिएबल को जो भी हमारा अंडर डिस्कशन होता है उसको एक्स से डिनोट करते हैं। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी एक स्टैंडर्डाइज वर्जन है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर, इसके लिए स्पेसिफिक जी, कैपिटल जी का जो है वो लेटर यूज़ किया जाता है जहाँ भी डिनोट किया जाता है इसको। तो कैपिटल जी कहीं भी रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। और इसकी PDF जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की, वो यहाँ पे इस तरीके से डिनोट की जाती है। इट्स द सेम थिंग, आपने सिर्फ और सिर्फ म्यू और सिग्मा की वैल्यू 0 और 1 जो है वो इनपुट कर दी, तो आपके पास
ये एक्सप्रेशन जो है आपके पास आ जाता है। इसका जो ग्राफ है उसको, उस ग्राफ को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बोला जाता है, और या फिर उसको जी कर्व भी बोला जाता है। ओके, जो जी कर्व या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ओके, जो भी इसका ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ दिस। सो इसका ग्राफ जो होगा वो बेसिकली कैसा होगा? इसका ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। इट विल बी सेंटर्ड ऑन ज़ीरो, ओके, और इसकी जो सिग्मा है दैट वुड बी इक्वल टू 1, राइट। इसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो 1 और -1, बिकॉज सिग्मा 1 पे है तो सिग्मा के ऊपर ही बेसिकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं। सो 1 एंड -1 आर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। और जो इसका सी डी एफ है, उस सी डी एफ को, it's the probability that the z value is less than or equal to a value z, जिसको phi या phi, जिस तरह भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको phi प्रोनाउंस करते हैं, कुछ इसे phi प्रोनाउंस करते हैं। सो phi ऑफ z या phi ऑफ z से जो है इसकी सी डी एफ को डिनोट किया जाता है। सो बजाय इसके कि हम ये पूरा लिखें इस तरह से सी डी एफ के लिए, सो phi ऑफ z जहाँ भी आपको नज़र आ रहा हो, इसका मतलब है कि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अगेन हम भी इस काम के लिए जहाँ पे प्रीवियसली आपके बुक में भी या अदरवाइज भी यूज़ होते थे, टेबल्स यूज़ होते थे, बट हम इसकी जगह पे यूज़ करेंगे आर टू कैलकुलेट दिस। सो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है जी के अराउंड म्यू, और ये इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व phi ऑफ z जो है बेसिकली आपके पास ये जो शेडेड एरिया है, ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन phi ऑफ z कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्म जो p नॉर्म जो है फंक्शन r के अंदर, डिस्टेंट r की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर यूज़ करेंगे p नॉर्म का फंक्शन। इसमें लोअर डॉट टेल अगर आप ट्रू रखें तो इसके मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग ऑफ बेसिकली दिस एरिया, और जो कि डिफ़ॉल्ट भी है। और अगर लोअर डॉट टेल आप इसको अगर फॉल्स कर दें तो देन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। इसको मैं डिफरेंट कलर से डिनोट कर देता हूँ। सो दिस वुड बी दिस एरिया। ये कब होगा? जब आप लोअर अपर टेल की बात हम करें, लोअर डॉट टेल इक्वल्स फॉल्स अगर आप इसमें यूज़ करें तो यू आर टॉकिंग ऑफ अपर टेल, जो कि 1 माइनस ये वाली phi ऑफ z भी है, 1 माइनस phi ऑफ z, ओके, बिकॉज टोटल एरिया इसके अंदर 1 होता है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी phi ऑफ z की बात करें, सो उसके लिए हम लोग जो है जो यूज़ करेंगे that would be lower dot tail is equal to true यूज़ करेंगे। so by default p norm जो है वो मीन 0 और st1 ले रहा है, यानी अगर आप ये दोनों मेंशन ना करें तो इसका मतलब है आप स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए ये कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि p norm के अंदर आप सिंपल उसको उस क्वांटाइल की, उस q की वैल्यू दे दें, यानी ये जो z वैल्यू यहाँ पे है, ये जो z वैल्यू है ये आप यहाँ पे इसको दे दें सिंपली, और बाकी कुछ भी ना इसको दें, तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के लिए आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैलकुलेट करके दे देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में से एग्जांपल्स दी हुई हैं कैलकुलेट करने के लिए probability that z is less than or equal to 1.25. So z is standard normal random variable, तो अगर less than or equal to 1.25 है तो इसकी cumulative distribution जो है वो क्या बनती है? अगर हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो हम r जो है
इसको यूज़ करेंगे इस तरह से P norm 1.25 तो हमारे पास 0.89435 जो है आपके पास P norm आ जाती. So 89% of the area is covered. अगर आपके पास 1.25 है, let's say अगर आप P norm of 1.0 यूज़ करते हैं तो अप टू 1 आपके पास 0.84 जो है वो आ जाता है. सो इसका क्या मतलब है, let's say हम ये देखते हैं P norm अगर हमने 1.25 रखा है, ये if this is let's say ये आपके पास ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है अराउंड 0 है, ये okay, let's make it a little bit correct. So ये this is 0, ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है. So let's say ये 1.25 है, 1.25. So इसका मतलब है ये this area is टोटल एरिया 1 है तो ये एरिया है 0.89. ओके, इसी तरह से मैंने अगर इसको 1 किया था, ये दिस इज़ 1 तो दिस एरिया वुड बी 0.84 समथिंग. सो ये हमारे पास 0.89 whatever डॉट ये आ गया. सो दिस इज़ बेसिकली फी ऑफ z या फी ऑफ 1.25 राइट. इसी तरह से अगर हमने करना हो probability that z is greater than 1.25 तो एक तो तरीका ये है कि इसको आप 1 माइनस उस तरह से कर लें, 1 माइनस फी ऑफ 1.25 इस तरह आप कर सकते हैं. और दूसरा तरीका क्या है, आर के अंदर हम ये कर सकते हैं P norm जैसा अभी पहला किया हमने 1 माइनस P norm 1.25 तो आपके पास 0.1056 आ गया जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. दिस इज 0.1025. दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि आप इसको कर दें P norm 1.25 lower dot tail equals false. तो ये भी आपको अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये भी वही आपको 0.1056 सेम वैल्यू जो है वो दे रहा है. सो दिस इज़ द वे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह से चूँकि ये सिमेट्रिक होता है बोथ वेज, अगर आपने 1.25 पे यहाँ पे अगर लिया है इसको तो यहाँ पे भी ये एग्जैक्टली -1.25 होगा बिकॉज ये 0 के अराउंड सिमेट्रिक है. सो -1.25 की अगर आप इतना अगर आप एरिया लेंगे तो दिस एरिया वुड बी द सेम एज दिस एरिया जो कि इससे इस साइड पे मौजूद है राइट. सो अभी हमने जो निकाला था वो निकाला था ये वाला एरिया, दिस एरिया ये 1056 समथिंग आया था आपके पास दिस एरिया. सो दिस एरिया शुड ऑल्सो बी, जो मैंने डार्क किया -1.25 से लेफ्ट साइड पे एरिया शुड ऑल्सो बी द सेम. सो लेट्स सी कि हमारे पास फी ऑफ -1.25 जो है वो क्या आता है. सो अगर हमने P norm -1.25 लिया है, P norm तो ये भी सेम -1.25 का 0.1056 सेम आया है बिकॉज ये दोनों 100% सिमेट्रिक हैं. सो दिस एरिया जो कि लेट्स से मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ ब्लू कलर में. सो दिस ब्लू एरिया should be equal to this red area, okay, because of symmetry.
-1.25 के लेफ़्ट साइड पे और 1.5 के राइट साइड पे। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि अगर हम प्रॉबिलिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स लेना चाहते हैं, प्रॉबिलिटी x is greater than or equal to a and is less than or equal to p, तो हमने देखा था हम इसको ले सकते हैं phi of b minus phi of a। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि CDF के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑफ z बिटवीन से यहाँ पे है b की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 1.25 और a की वैल्यू ले देते हैं से -1.0। ओके, सो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग करना ये चाह रहे हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। सो ये थोड़ा सा गलत बन गया। हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये लेट्स से स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। सो -1 यहाँ से लेके तो 1.25 ये। सो दिस इज़ द एरिया -1.25 सॉरी +1.25 और -1, इन दोनों के दरमियान जो एरिया है ये अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और हम पी नॉर्म यूज़ करें यानी CDF के ज़रिए यूज़ करें, तो ये phi ऑफ 1.25 माइनस phi ऑफ -1, तो इसको अगर हमने कैलकुलेट करना तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी पी नॉर्म 1.25 माइनस पी नॉर्म -1.0। ओके, सो हमारे पास ये आ जाता है 0.7356। सो टोटल प्रोबेबिलिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू 0.73 समथिंग आती है। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रोबेबिलिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये सारे फंक्शंस जो कि अवेलेबल हैं R में रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मैंने जिस तरह के यूनिफॉर्म के केस में बोला था कि यूनिफॉर्म के केस में भी आप डी नॉर्म जो है डेंसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट, जी आपको चाहे जो भी वैल्यू दे रही हो, लेकिन यूनिफॉर्म के केस में there is no sense of using this d norm. Uniform, sorry, continuous random variable के केस में there is no sense of using d norm. p norm जो है वो आपको CDF देता है, q norm जो है आपको वो क्वांटाइल देता है और r norm जो है आपको रैंडम वेरिएबल दे देता है। सो R norm पहले यूज़ करते हैं, क्वांटाइल की अभी डिस्कशन इसके बाद हमने करनी है। R norm अगर हम देखना चाहते हैं तो R norm आपको क्या चीज़ दे रहा है, लेट्स से R norm आपको दे रहा है नंबर ऑफ जो भी हैं आपके पास टोटल जितने भी आप यूज़ करना चाहते हैं रैंडम वेरिएबल्स जनरेट अगर करना चाहते हैं जितने भी, वो आप इसको बता सकते हैं कि लेट्स से मैं 10 रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करना चाहता हूँ। और चूँकि यहाँ पे जैसे नोट किया आप लोग देख रहे हैं कि मीन इज़ इक्वल टू 0 एस टी इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि अगर आप इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स ही मिलेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो रैंडम वेरिएबल्स मिलेंगे वो सारे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स होंगे। सो अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स यहाँ पे 10 जनरेट करना चाहते हैं तो अब आपके पास देखें तो R norm 10 करने से आपको ये सारे के सारे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स मिल गए। तो एक अगर हम इसका मीन निकालते हैं तो लेट्स सी कि इसका मीन इन 10 रैंडम वेरिएबल्स का मीन जो है वो क्या है, सो -0.147 जो कि
स्टैंडर्ड के केस में एग्जैक्टली ज़ीरो के अराउंड होना चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ 10 जनरेट किए हैं, तो इसलिए रैंडम वैल्यू अगर हम इसको बार बार करते रहें तो हर दफ़ा आपको डिफरेंट ही मिलेगी, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन अगर लेट्स से अगर हम इसको 10,000 जनरेट करते हैं तो इट विल बी मच क्लोजर टू ज़ीरो। अब हम इसको जितनी दफ़ा मर्ज़ी जनरेट करते रहें तो इट विल बी मच क्लोजर टू ज़ीरो। और इसी तरह से इसकी अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्लोज टू 1 आएगी आपके पास, ठीक है। सो ये हम हर दफ़ा और नॉर्म के ज़रिए हम अपने लिए रैंडम वेरिएबल्स जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 5 रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास था 5 नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स जो है मेरे लिए जनरेट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास सो दिस वाज द आर नॉर्म। हाउएवर अगर मैं इस चीज़ को ओवरराइड करना चाहता हूँ कि मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अपने हिसाब से कोई देना चाहता हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन आर, बिकॉज ये यहाँ पे अब हमारे पास कोई प्रिंटेड पेपर्स का कोई लिमिटेशन तो नहीं है। जैसे मैं 5 रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करना चाहता हूँ जिसमें कि मीन जो है इट इज़ 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इट इज़ लेट्स से 10। सो नाउ अब ये देखें जो 5 नंबर्स जनरेट हुए हैं 89, 109, 102, 108, 99। सो ये सारे के सारे हमारे पास अब शिफ्टेड रैंडम वेरिएबल्स हैं। ये मैं लेट्स से ये 50,000 ऐसे रैंडम वेरिएबल्स जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। सो 50,000 रैंडम वेरिएबल अगर मैं जनरेट करूँगा, सो ये मेरे पास लेट्स से 50,000 रैंडम वेरिएबल्स इसने जनरेट कर दिए। और अगर मैं इसकी हिस्टोग्राम बनाता हूँ तो इट शुड बी क्लोजर टू ये देखें आपके पास ये हिस्टोग्राम आ गई 50,000 रैंडम वेरिएबल्स की विद अ मीन ऑफ 100 जो कि आपको नज़र आ रहा है, इट्स अराउंड 100 एंड विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। ओके, सो यही अगर मैं मीन और रैंडम स्टैंडर्ड डेविएशन ये ना डिफाइन करता और स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स होते ये 50,000, तो अब यही चीज़ आपको ये नज़र आ रही है कि विद अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, लेट्स से एग्जैक्टली आपको नज़र नहीं आ रही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, हाउएवर यू कैन सी दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ बेल कर्व। इसका डेंसिटी कर्व भी बनाया जा सकता है टू फाइंड आउट एग्जैक्टली। यहाँ पे डिफरेंट कर्व्स आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं कि लेट्स से आपका अगर 0 और वेरिएंस जो है वो 0.2 है, इसकी वेरिएंस 0.2 है ब्लू वाले कर्व की, तो ये सबसे ज़्यादा आपको कंप्रेस नज़र आ रहा है। 1 वेरिएंस है इसकी रेड की, सो इसकी उससे ज़्यादा है। और हमारे पास 5 वेरिएंट्स है इसकी, सो इसकी वेरिएंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। सो ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड आउट है दिस वन। सो यही बात है कि अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे जिस तरह से रैंडम वेरिएबल्स जनरेट किए थे, अगर मैं रैंडम वेरिएबल्स यहाँ पे जनरेट करूँ, लेट्स से आर नॉर्म let's say 10 random variables generate करता हूँ with a mean of 0 and standard deviation of 0.1. so standard deviation अगर मैंने 0.1 कर दी, let's say mean हम इसका 100 कर देते हैं, तो अब आप देखें कि standard deviation मैंने 0.1 की तो ये 99, 99, 100, 199 इस तरह करके आया। लेकिन यही अगर मैं मीन सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसकी अगर मैं 1 कर देता हूँ तो यू कैन सी कि अब ये ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गए, ये 98, 99 इस तरह से आपके पास आ गए। यही मैं अगर लेट्स से 10 कर देता हूँ तो 10 करने से अब ये और वही मीन उसी अराउंड मीन के अराउंड हमने इसको 94, 96, 114 अब ये और
स्प्रेड आउट होते जा रहे हैं आपके जो भी रैंडम वेरिएबल्स आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ दी स्प्रेड जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आपके पास इसमें पैरामीटर है ये इम्पैक्ट उसके ऊपर डालता है. परसेंटाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्यू नॉर्म है. परसेंटाइल क्यू नॉर्म आपको बेसिकली परसेंटाइल तो नहीं देता, आप उसको 100 लेट्स से हम लोग यहाँ पे रिवर्स ऑफ पीडीएफ है. जैसे हमने पी नॉर्म हमने फाइंड आउट किया था पी नॉर्म और 1.25 तो हमारे पास आया था 0.89. सो इट मीन्स के 0.89 is जो एरिया अंडर द कर्व टू द लेफ्ट साइड ऑफ 1.25 जो है ना वो है. अगर मैं क्यू नॉर्म लूँ, क्यू नॉर्म ऑफ 0.89 लेता हूँ तो अब मेरे पास अराउंड 1.25 के अराउंड जो है 23 लेट्स से आ गया. मैं एग्जैक्ट 0.8943502 0.8943502 कर देता हूँ इसको, तो ये 1.25 मेरे पास आ जाता है. ओके, सो यानी कि मैंने उसको ये बता दिया कि दैट आई वांट टू फाइंड आउट कि 89.432502% ऑफ एरिया ऑफ द कर्व के ऊपर मेरे पास कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर ये इतना एरिया जो है वो कवर हो जाता है. सो उसने मुझे वो 1.25 करके जो है वो बता दिया. सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट. सो ये है आपके पास वैल्यू जो जिसमें आप बेसिकली उसको वो क्वांटाइल जो है वो दे देते हैं विच इज़ 0.89. सो जैसे यहाँ पे है 99th परसेंटाइल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने पहले डिस्कस की भी है क्वांटाइल्स और परसेंटाइल्स के अंदर कि शेडेड एरिया का 0.99 है दिस शेडेड एरिया और दिस इज़ द जी कर्व. जैसे हम चूँकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू एनीथिंग. तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज़ द 99th परसेंटाइल इसका बनता है. सो परसेंटाइल आप उसमें शेडेड एरिया 0.99 अगर आपने दिया एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट. तो आप कैसे करेंगे, यू विल डू इट दिस वे. तो आप इसको यूज़ करेंगे क्यू नॉर्म 0.99 अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल इसके लिए करना चाहें तो 2.233 2.326 या 2.33 जो है आपके पास ये पॉइंट आ गया. सो दिस इज़ 2.33 राइट. ये एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे इसने फाइंड आउट की है. सो ये आपने कैसे फाइंड आउट की, आप आर के अंदर क्यू नॉर्म और आपने 0.99 दिया जो कि आपको बता रहा है उसने आपको 99th परसेंटाइल जो है आपने 2.33 उसने दे दिया. सो और जो फर्स्ट परसेंटाइल है वो बिकॉज ये 99th परसेंटाइल था तो चूँकि ये सिमेट्रिक है तो 99th का सिमेट्री में यहाँ पे फर्स्ट परसेंटाइल आएगा. सो दैट विल बी -2.33. लेकिन क्यू नॉर्म से ये भी हो जाएगा क्यू नॉर्म 0.01 अगर हम करेंगे तो हमारे पास -2.33 आना चाहिए. सो क्यू नॉर्म 0.01 हम करें तो एग्जैक्टली वही -2.33 हमारे पास आ गया. सो दिस हाउ यू कैन यूज़ क्यू नॉर्म्स कि आप उसके परसेंटाइल्स फाइंड आउट कर लें और R के अंदर now it becomes really easy rather than using those tables. एक और टर्मिनोलॉजी है जी अल्फ़ा की. जी अल्फ़ा जो है या जी क्रिटिकल वैल्यूज़, जी अल्फ़ा नोटेशन फॉर जी क्रिटिकल वैल्यूज़ जो है
वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, या पहले तो शायद बहुत ही ज़्यादा क्लासिकली यूज़ होती थी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के अंदर। आजकल भी पेपर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होती है, लेकिन एक और ट्रेंड भी डेवलप हो रहा है। जब हम पी वैल्यूज़ डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और तो जी अल्फ़ा क्या चीज़ है? सो जी अल्फ़ा डिनोट करती है वैल्यू की ऑन द जी एक्सिस for which alpha of the area under the curve lies to the right of z alpha. So it is opposite of the CDF. CDF में आप लेफ़्ट टेल देख रहे होते थे, लेफ़्ट टेल, लेफ़्ट साइड, लेकिन यहाँ पे आप बेसिकली राइट टेल जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। ओके, सो अल्फ़ा जी से मतलब जी के नीचे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, लेट्स से वो वैल्यू लिखी हुई है 0.01। अगर जी के नीचे 0.01 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1% ऑफ द एरिया अंडर जी कर्व lies to the right of z alpha. Okay, so z 0.01 का मतलब है कि राइट साइड के ऊपर सिर्फ ये 1% ऑफ द एरिया है। ओके, सो ये अपर टेल 0.01 है। और जो अगर हम इसको z 0.05 कर दें तो इसका मतलब ये है कि 5% ऑफ द एरिया, जैसे ये इतना ये है, सो इट मीन्स दिस इज़ z 0.05, तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली 5% ऑफ द एरिया है, जो कि टोटल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो इसको भी निकालने के लिए आपके पास तरीका वही है क्यू नॉर्म का, जो कि आप यूज़ करके इसको आराम से निकाल सकते हैं। जी अल्फ़ा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इज़ दी 100 टाइम 1 माइनस अल्फ़ाथ परसेंटाइल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अल्फ़ा उसकी राइट टेल को इंडिकेट करता है, 1 माइनस अल्फ़ा लेफ़्ट टेल को इंडिकेट कर देगा। सो 1 माइनस अल्फ़ा, सिर्फ अल्फ़ा जो है वो राइट टेल को डिनोट कर रहा है, लेकिन 1 माइनस अल्फ़ा जो है बेसिकली वो लेफ़्ट टेल को डिनोट करेगा, जो कि आपके पास है आपकी जो CDF जो आपको चीज़ देती है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटाइल बन जाता है। सो लेट्स से ये 9.95 है, ये अगर अल्फ़ा जो है हमारे पास 0.05 है तो 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो 0.95 बन जाएगा, और 101 माइनस अल्फ़ा का मतलब होगा कि ये 95th परसेंटाइल बन जाएगा। ओके, सो अगर हमने इस चीज़ को देखना है तो इसका मतलब ये है कि आप निकाल ये रहे हैं तो जी क्रिटिकल वैल्यू क्या निकलती है, जो आपको में निकलेगी क्यू नॉर्म 0.05 let's say, और lower dot tail is equal to false, क्योंकि हम अपर टेल देख रहे होते हैं। तो आपके पास ये 1.64 निकल आया। सो इट मीन्स कि this point is z.05 is basically 1.64 something, so this is equal to 1.64. okay, so 1.64 और क्या चीज़ है, 1.64 95th percentile भी बनता है, because 5% of the area is right side, 95% is to the left side. so इसका मतलब ये है कि 1.64 जो है roughly 1.64 1.644 1.645 let's say, approximately 1.645 जो है ये आपका z.05, या आप इसको कह सकते हैं ये आपका 95th परसेंटाइल भी है, 95th परसेंटाइल भी है, राइट। सो और ये चूँकि सिमेट्री में है तो अगर हम
-1.64 लेंगे, -1.64 तो ये यहाँ पे आपके पास ये 5% एरिया ही होगा, ये भी 1. ये भी 5% एरिया ही होगा। लेकिन जी अल्फ़ा के लिए Z.05 का मतलब ये है, ये वाला पॉइंट है, ये बेसिकली Z.95 हो जाएगा। अगर हम बाय डेफिनेशन चलें तो ये Z.95 बनेगा और ये Z.05 बनता है। ओके, सो ये हमारे पास Z वैल्यूज़, Z क्रिटिकल वैल्यूज़ जो हैं इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। एक चीज़ जो है, इसी को जनरली Z.95 कहने के बजाय जो है इसको -Z.05 कहा जाता है, 0.05 भी कहा जाता है। ओके, ये दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड टर्म जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही है। सो -1.645 को -Z.05 कहा जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट। आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक ही देखना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे और हम रैप अप कर देंगे अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कशन को जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रॉक्सीमेशन विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइनली हम देखेंगे, तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जो है वो रैप अप हो जाएगा। एंड सब्सिक्वेंटली वी विल लुक एट अदर डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक एक्सपोनेंशियल एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सो थैंक यू वेरी मच।